गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ये जो थर्ड यूनिट है, इसका जो लास्ट टॉपिक है अपना, अब तक अपन क्या पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज के अंदर। शुरुआत की थी, सबसे पहला काम जब अपन लैंग्वेज में शुरुआत करते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई के बारे में। सबसे छोटी इकाई होती है उसका कैरेक्टर सेट, कि अक्षरों के रूप में अपन क्या लिख सकते हैं। कैरेक्टर सेट के बाद अपन ने सीखे थे वर्ड्स, या जिनको अपन सी लैंग्वेज में बोलते हैं टोकन्स। टोकन्स से अपन ने स्टेटमेंट बनाना सीखा। अब स्टेटमेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि स्टेटमेंट अपन कई तरीके से यूज करते हैं, नॉर्मली 4 तरीके से यूज करते हैं। वो चारों अपन ने लास्ट ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ चुके हैं वो 4 कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी थी कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जो लगातार क्रम में लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी अपन ने पढ़ी कि कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जिनमें एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन के बेस पर अपने पास रिजल्ट्स होते हैं, या अपन उनके बेस पर रिजल्ट्स ऑक्युपाइड करते हैं। थर्ड कैटेगरी पढ़ी अपन ने लूपिंग, कि एक चक्र जो होता है वो बार बार चलता है एक निर्धारित कंडीशन तक। और लास्ट अनऑर्थोडॉक्स, जिसको अपन बोल सकते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। अब अपन इसके बाद इस यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से अपन सी लैंग्वेज में फंक्शंस को यूज करते हैं, या फंक्शंस यूज करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ता है। अब देखिए शुरुआत, फंक्शन को अगर अपन डिफाइन करें, देन इट इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक। फंक्शन क्या है? एक स्वयं के द्वारा निर्धारित या स्वयं के द्वारा जो इंफॉर्मेशन रखने वाला एक ब्लॉक है, उसको अपन फंक्शन बोलते हैं। विच यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, जिसको अपन किसी विशेष उद्देश्य के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। अगर अपन इसकी परिभाषा देखें या इसकी डेफिनेशन देखें, तो उसकी डेफिनेशन में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी दोनों चीजें? कि फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक। कोई भी फंक्शन जो होता है वो स्वयं के द्वारा निर्धारित या स्वयं के द्वारा अपन यूं कह सकते हैं निर्मित एक ब्लॉक होता है, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। अब देखिए ब्लॉक को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, अपन ने पहले पढ़ा है। जब भी अपन ब्लॉक को यूज करते हैं तो इसका मतलब वो ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। इस प्रकार के मजले ब्रैकेट के अंदर अपन उसको डिफाइन करते हैं, एक जगह से शुरू होता है। जैसे प्रत्येक प्रोग्राम में अपन ने मेन फंक्शन लिखा था, या मेन फंक्शन अपन ने शुरू किया, कैसे लिखते थे अपन? इस तरीके से लिखते थे, वॉइड, उसके बाद मेन, और ये पूरा एक ब्लॉक लिखते थे इस तरीके से। इसमें अपन अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखते थे। ये सारा का सारा अपना क्या कहलाता है? एक फंक्शन कहलाता है। ये पूरी कैटेगरी अपनी फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर अपन कई सारी चीजें निर्धारित करते हैं, जैसे ये फंक्शन का नाम हो गया, ये फंक्शन का वो ब्लॉक हो गया जो इस ब्रैकेट से शुरू होकर इस ब्रैकेट तक जा रहा है। इसके अंदर अपन वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ऑक्युपाइड है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अपन यूज करने वाले हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपन अप्लाई करने वाले हैं। ये तो होगी परिभाषा। परिभाषा क्या होगी फंक्शन की? कि फंक्शन एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। या अपन इंग्लिश के अंदर बोले तो ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक व्हिच यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन सी लैंग्वेज, व्हिच यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा से आगे बढ़ते हैं। परिभाषा के बाद जो नेक्स्ट अपने पास आता है कि फंक्शन जो होता है उसको अपन कैसे यूज करते हैं। अपना जो अल्टीमेट पर्पज है, जो अपना वास्तविक उद्देश्य है, वो यही है कि किस तरीके से अपन फंक्शन को अप्लाई करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, कैसे अपन उसको यूज करते हैं, या किस तरीके से अपन इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अपने पास 2 स्टेप्स हैं, या अपन यूं कह सकते हैं कि फंक्शन जो होता है उसको अपन इंप्लीमेंट करें, लागू करें, उसके लिए 2 स्टेप्स यूज करते हैं। 2 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। देखिए फंक्शन आता किस कैटेगरी में? आप रिमाइंड कीजिए, सेकंड यूनिट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अपने पास 2 प्रकार के डेटा होते हैं, या 2 प्रकार के डेटा को अपन यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। 2 प्रकार के डेटा कौन से होते हैं? पहली वो कैटेगरी जो सिस्टम के द्वारा परिभाषित है,
मतलब सी लैंग्वेज में जिनका मीनिंग या सी लैंग्वेज में जो क्या है वो डेटा वो पहले से फिक्स हो, उनको अपन बोलते हैं कीवर्ड्स, या उनको अपन बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड वर्ड्स या सिस्टम डिफाइंड एलिमेंट्स। उनकी खासियत क्या होती है कि उनको अपन डायरेक्ट प्रोग्राम कोड में यूज कर लेते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग सी लैंग्वेज के कंपाइलर के द्वारा पहले से परिभाषित, अपने को उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेकंड कैटेगरी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको अपन बोलते हैं यूजर डिफाइंड एलिमेंट्स या यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स या यूजर डिफाइंड सिस्टम या फंक्शंस। ये जो कैटेगरी होती है फंक्शन की, आपकी यूजर डिफाइंड के अंतर्गत आती है। यानी कि अपन मतलब यूजर जो प्रोग्राम क्रिएट करने वाला है वो डिफाइन करता है या वो निर्धारित करता है कि मेरे को ये क्या बनाना है या किस तरीके से मेरे को इसको यूज करना है। अब देखिए, जब यूजर डिफाइन की बात आती है तो सेकंड टर्मिनोलॉजी अपने आप लागू हो जाती है। कौन सी? कि उसका पता सी लैंग्वेज के कंपाइलर को या सी लैंग्वेज में नहीं है कि वो क्या या किस तरीके से अपन उनको यूज करने वाले हैं। तो उस केस में हमेशा जो पहला स्टेप होगा वो अपने को कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि अपन उस फंक्शन को कैसे यूज करने वाले हैं, और उस स्टेप को अपन बोलते हैं डिक्लेयर एंड डिफाइन फंक्शन। पहला काम यही होता है, डिक्लेयर एंड डिफाइन फंक्शन। मतलब अपने को वो फंक्शन पूरा प्रॉपर वे में डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सिंटैक्स का यूज करते हुए, जो कि सी लैंग्वेज फॉलो करती है, उसको यूज करते हुए अपन उसको डिक्लेयर करेंगे। सेकेंड जो टर्म होगी वो होगी फंक्शन कोड। ये होता है यूटिलाइजेशन, ये तो होता है डेफिनेशन, और ये होता है उसका यूज। जैसे अपन ने यू लिखा INTA, मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल से बताता हूं। INTA, इसका मतलब अपन ने क्या किया है, अपन ने ये चीज निर्धारित की है कि ये किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये अपन ने परिभाषित किया है यहां। और जब अपन यू लिखते हैं A असाइनमेंट 10, इसका मतलब ये 10 वैल्यू किसमें स्टोर हो रही है, A, मतलब A को अपन ने वैल्यू दे दी है 10। सेम यही परफॉर्मा, सेम यही टेक्निक लागू होती है फंक्शंस के अंदर। फंक्शंस में कैसे लागू होती है, यहां जब अपन बोलते हैं ना डिक्लेयर एंड डिफाइन फंक्शन, इसका मतलब सिंपल ये है कि अपन ने कोई भी एक फंक्शन लिया है और उसको डिक्लेयर किया है कि वो किस टाइप का है। यहां तो मैंने फंक्शन नहीं लिया है, यहां मैंने सिर्फ एक एलिमेंट लिया है, उसको जैसे मैंने डिफाइन किया इंटीजर से, सेम अपन उससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको उसकी तुलना अपन इस चीज से कर सकते हैं। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये वाला जो पार्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अपन फंक्शन के उद्देश्य से भी बोल सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इस उद्देश्य से भी बोल सकते हैं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा डेफिनेटली कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर आया और उसके अंदर ये ना पूछा गया कि फंक्शन कोड क्या होता है। ये डेफिनेटली पूछा जाता है। रीजन क्या है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टास्क अबाउट फंक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके उद्देश्य से या किसके वजह से, फंक्शन की क्रिएटिविटी या अपन यूं कह सकते हैं फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें अपने को स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। जब भी अपन सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन यूज करेंगे, सबसे पहला काम अपन ये करेंगे कि उस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, या उसको दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं कि उसको परिभाषित करेंगे, डिफाइन। दूसरा जो काम अपन करेंगे उसको अपन बोलते हैं फंक्शन कॉल करना, कि फंक्शन को अपन कॉल करेंगे कि अब आप रन कर सकते हो। लेकिन कॉल करने से पहले ये काम अपने को हमेशा करना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं डिक्लेयर और डिफाइन फंक्शन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि पहला स्टेप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अपन बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, डिक्लेयर एंड डिफाइन फंक्शन। ये पहला स्टेप है कि फंक्शन को डिक्लेयर करना है, साथ में फंक्शन को परिभाषित करना है, यानी कि डिफाइन करना है। डिक्लेयर और डिफाइन कैसे करते हैं? डिक्लेयर एंड डिफाइन फंक्शन, फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए अपन एक प्रॉपर सिंटैक्स यूज करते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है प्री डिफाइंड पैटर्न, एक पहले से बना हुआ पैटर्न जो अपने
लागू करना है कि किस तरीके से अपन इसको सी लैंग्वेज के अंदर परिभाषित करें, सी लैंग्वेज के अंदर अपन इसको डिफाइन करें। अब वो तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल है। आप इसको कंपेयर कीजिए मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन में अपन ने सबसे पहले क्या लिखा था? मेन फंक्शन में अपन ने सबसे पहले ये लिखा था कि किस प्रकार की वो वैल्यू रिटर्न करता है। मेन से पहले अपन ने वॉइड लिखा था, याद करो। तो यहां सबसे पहले सिंटैक्स के अंदर आएगा रिटर्न टाइप। देखिए अपन एक एक शब्द के बारे में समझेंगे। रिटर्न टाइप, उसके बाद एक स्पेस, फिर यहां लिखेंगे अपन फंक्शन नेम, और यहां अपन लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स। मतलब आपने को तीन चीजें लिखनी है। सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे अपन? रिटर्न टाइप, कि फंक्शन किस प्रकार से वैल्यू रिटर्न करता है। फिर उस फंक्शन का नाम अपन लिखेंगे, और उसके ब्रैकेट में अपन लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स। मैं इसको थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने को लिखना है फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर अपन लिखेंगे फंक्शन का नाम, और उसके ब्रैकेट में अपन लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स। ये सारी चीजें अपने को डिफाइन करनी है। फंक्शन जैसे अपन ने पहले लिखा था कि इट इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक। ब्लॉक का जहां भी नाम आता है इसका मतलब हमेशा क्या आएगा? इस प्रकार से एक मजला ब्रैकेट आएगा। इस मजले ब्रैकेट के अंदर अपन पूरे ब्लॉक की स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, लगातार क्रम में, लगातार सीक्वेंस के अंदर लिखते हैं। लिखेंगे कैसे? जैसे ये अपना फंक्शन का पूरा ब्लॉक हो गया, इसको अपन टेक्निकली क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन। बॉडी क्यों बोलते हैं? बॉडी अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा पार्ट इस फंक्शन से बिलोंग करता है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, मतलब ये ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा किसके द्वारा निर्धारित है या किससे बिलोंग करता है? इस फंक्शन से बिलोंग करता है, जो भी अपन ने फंक्शन का नाम दिया। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसका बॉडी हो गया। कौन सी बॉडी हो गया? जो यहां से शुरू हुआ, इस जगह से जो शुरू हुई, और इस जगह से, इस ब्रैकेट तक, ये पूरा का पूरा इस फंक्शन का बॉडी। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है उसकी सारी चीजों को अपन एक एक बार एक एक चीज से समझते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा रिटर्न टाइप। इसका क्या मतलब? रिटर्न प्लस टाइप। रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन जब किसी दूसरे फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करता है, जब फंक्शन को अपन नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे कॉल करते हैं, तो उसके आधार पर वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो किस टाइप की वैल्यू है, उसको अपन बोलते हैं रिटर्न टाइप। सपोज कीजिए कि ये फंक्शन रन होने के बाद ए वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ए अपन ने कोई भी डेटा ले रखा है और ए में अपन ने इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रखी है, तो इसका मतलब इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी हमेशा। इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या है। अगर ये ए अपन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये अपनी दशमलव वाली संख्या है, फ्लोट वैल्यू, तो उस केस में अपन यहां पर इसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे फ्लोट। कैरेक्टर वैल्यू है तो अपन लिखेंगे कैरेक्टर। मतलब इसी तरीके से ये रन करता है, इसी तरीके से ये इंप्लीमेंट होता है कॉन्टिन्यूअस मैनर में। एक के बाद एक अपन इसके अंदर लगातार क्रम में वैल्यूज को आउटपुट करवाते हैं और वो रिटर्न टाइप के रूप में। लेकिन ऐसा सबसे ज्यादा होता है, ऐसा बहुत होता है कि कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न ही ना करे। इट इज मोस्ट यूजुअल केस इन सी लैंग्वेज। उस केस में हमेशा अपन लिखते हैं एम्प्टी डेटा टाइप, जिसको भी बोला जाता है वॉइड, इस नाम से। अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस वैल्यू का टाइप क्या है, नेचर क्या है, वो अपन यहां पर रिटर्न टाइप में लिखेंगे। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उस केस में अपन क्या लिखेंगे? वॉइड लिखेंगे, कि मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। सेकंड अपन लिखेंगे फंक्शन का नाम, खुद डिफाइन करेंगे कि फंक्शन का नाम क्या है, ए बी एक्स वाई जेड, कुछ भी जो अपने को सूटेबल लगता है या अपन जो निर्धारित करते हैं वो उसका फंक्शन का नाम है। इसके ब्रैकेट में अपन लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि वो डेटा या वो पैरामीटर्स जिनके माध्यम से ये फंक्शन रन होने वाला है, या जो डेटा की आवश्यकता है इस फंक्शन को रन होने के लिए। बीच का ये पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है जो अपन ने मजले ब्रैकेट में बाउंड करके रखा है, इस पूरे को अपन बोलते हैं फंक्शन की बॉडी, कि फंक्शन किस तरीके से रन होना है। फंक्शन की बॉडी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर अपन क्या चाहते हैं, क्या स्टेटमेंट। अब ये जो मैंने लिखा है सिंटैक्स, इसको अपन प्रैक्टिकली मैं बताता हूं। जैसे एक फंक्शन बना के अपन
एज एन एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए समझना है अपने को, रिटर्न टाइप वो वैल्यू या वो पैटर्न जो अपने को ये बताएगा कि ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फंक्शन का नाम अपन निर्धारित करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स वो आंकड़े जो उस फंक्शन को प्रॉपरली फंक्शन या प्रॉपरली वर्क करवाएंगे या जिनके बिना वो फंक्शन काम नहीं कर सकता। और ये पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। अब देखिए होता है कैसे। सपोज कीजिए कि मुझे ऐड के नाम से कोई फंक्शन बनाना है। ऐड करने का मतलब होता है दो संख्याओं को जोड़ने के लिए मेरे को, सबसे सिंपल फंक्शन है, दो संख्याओं को जोड़ने के लिए मेरे को कोई फंक्शन क्रिएट करना है। अब वो कैसे होगा, उसके लिए अपन क्या करें। सबसे पहला काम मैंने बताया कि हमेशा क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उससे पहले हमेशा अपन क्या लिखेंगे, उस वैल्यू का टाइप, नेचर। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उससे पहले हमेशा क्या लिखेंगे अपन, वॉइड। वॉइड का मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन सिर्फ रन होगा, रिजल्ट देगा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके रिटर्न टाइप के बाद अपन ने लिखा था सेकंड कैटेगरी में फंक्शन का नाम। नाम अपन निर्धारित करते हैं। जैसे मेरे को ऐड करना है दो नंबर्स को, तो मैंने इसका नाम भी दे दिया, क्या, ऐड दे दिया। ये मैंने इसका नाम दिया वॉइड ऐड। दो वैल्यूज को है तो इसके लिए तीसरा तो होगा इसके ब्रैकेट में जो अपन लिखा था आर्गुमेंट्स। यहां पर अपन आर्गुमेंट्स निर्धारित करेंगे। दो वैल्यूज है, इसका मतलब दो आर्गुमेंट्स चाहिए अपने, दो वैल्यूज को जोड़ने के लिए। जैसे अपन ने वो दोनों ले लिए x और y, तो यहां अपने को बताना पड़ेगा कि x किस टाइप का है और y किस टाइप का है। यहां जो मैंने लिखा ना int स्पेस x, int स्पेस y, इसका मतलब ये है कि x और y जो दो नंबर्स अपन जोड़ने के लिए आर्गुमेंट्स के रूप में यूज कर रहे हैं, वो दोनों हमेशा इंटीजर संख्याओं को जोड़ेंगे। अगर आपको फ्लोट जोड़ना हो तो यहां पर अपन लिखेंगे फ्लोट x, फ्लोट y। कैरेक्टर्स को कॉन्कैटिनेट करना हो तो अपन लिखेंगे कैरेक्टर x, कैरेक्टर y। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कौन सी वैल्यूज को जोड़ना चाहते हैं या किस प्रकार के डेटा को ऐड करना चाहते हैं। ये हो गया सिंटैक्स का फर्स्ट पार्ट, मजला ब्रैकेट शुरू, जो उसकी बॉडी को निर्धारित करता है। अब दो नंबर्स को अपन जोड़ते कैसे हैं। दो नंबर्स को जोड़ने के लिए अपने को तीन मेमोरी स्पेस चाहिए, अपन ने पहले निर्धारित किया है। वो तीन मेमोरी स्पेस में से दो अपन ले चुके हैं जिनको अपन जोड़ेंगे, कौन कौन से, x और y। तो तीसरा अपने को चाहिए जिसके बाद अपन रिजल्ट स्टोर करें। रिजल्ट स्टोर करने के लिए सपोज मैंने ले लिया z। अच्छा, इंटीजर संख्याओं को अपन जोड़ते हैं x और y को, तो इसका मतलब वो z भी किस प्रकार की संख्या होगी, इंटीजर होगी ऑब्वियसली। भाई 10 और 20 को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 30। तो 30 किस प्रकार की वैल्यू है, 30 वैल्यू वो वैल्यू है जो अपने को इंटीजर संख्याओं के रूप में रिप्रेजेंट करती है। तो उसी रूप में अपन ने यहां ले लिया एक तीसरा कंपोनेंट जिसको अपन बोलते हैं int z दे दिया। अब जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या कैलकुलेशन होता है, सिंपल है, z असाइनमेंट x प्लस y, यानी कि x और y जुड़ेंगे और इसमें स्टोर हो जाएगी वो संख्या z के अंदर। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपन डायरेक्ट इस वैल्यू को रिजल्ट के रूप में प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए क्या फॉर्मेट होता है, प्रिंट करने के लिए जो अपने पास आउटपुट स्टेटमेंट होती है उसका नाम होता है प्रिंट एफ। इस तरीके से प्रिंट एफ लिखते हैं। कौन सी वैल्यू को रिटर्न करने वाला है, या कौन सी वैल्यू को रिटर्न सॉरी आउटपुट करने वाला है, z। रिजल्ट तो z में है, तो z किस प्रकार की संख्या है, इंटीजर। इंटीजर संख्या है, इसका मतलब इसका कंट्रोलिंग आर्गुमेंट क्या आएगा अपने लिए, इसका कंट्रोलिंग आर्गुमेंट आएगा %d और z। ये एक ग्रुप हो गया जिसको अपन बोल सकते हैं फंक्शन। जो अपन ने सिंटैक्स निर्धारित की थी उसके आधार पर ये ऐड के नाम से एक फंक्शन है जो क्या काम करेगा, दो वैल्यूज लेगा x और y, उन दोनों वैल्यूज को वो जोड़ेगा, किसमें स्टोर करेगा, z में, और z की वैल्यू को आउटपुट करेगा। जैसे सपोज मैं इसको रन करके बताता हूं। रन करने के लिए हालांकि अपन ने लिखा है कि दो स्टेप्स में काम करता है। सेकंड स्टेप बहुत जरूरी है, फंक्शन कॉल करना। अपन एक बार मान लेते हैं कि इस फंक्शन को कॉल किया गया। कॉल करने का मतलब इसको बुलाया गया। कॉल करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके अंदर अपने को दो वैल्यूज देनी पड़ेगी कॉल करते टाइम। एक वैल्यू जैसे मैंने दी 10, वो 10 वैल्यू किसमें स्टोर होगी, इस x में।
एक वैल्यू दी मैंने 20, ये 20 किसमें स्टोर होगी? y। कोई भी दो वैल्यू अपन दे सकते हैं, वो दोनों वैल्यू कोरोस्पोंडिंगली x और y के अंदर स्टोर हो जाती है, या x और y के अंदर अपन इसको यूं कह सकते हैं कि अपलोड कर देते हैं। सेकंड, इसके बाद क्या काम? इसके बाद ये फंक्शन इस ब्लॉक से रन करना शुरू करेगा, जैसे अपन मेन फंक्शन में करते थे। सबसे पहला काम क्या होगा? एक मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा। किस नाम से क्रिएट होगा? z के नाम से। दो पहले हो चुके हैं, दो कौन कौन से हो चुके हैं पहले? दो अपने कौन कौन से क्रिएट हो चुके हैं? एक हो चुका है x और एक हो चुका है y। इस प्रकार से मतलब ओवरऑल देखें तो तीन मेमोरी स्पेस है अपने पास। z के लिए आप इस फंक्शन में क्रिएट होगा, x और y पहले में जा चुके हैं। अब अपन ने यहां क्या लिखा है? सबसे पहले x के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? 10, और y के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? 20, और z अभी तक खाली है, इसके माध्यम से स्पेस क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा है? z असाइनमेंट x प्लस y। इसका मतलब ये हुआ कि x और y के अंदर जो वैल्यूज हैं वो जुड़ेंगी और किसके अंदर स्टोर हो जाएंगी? z के अंदर स्टोर हो जाएंगी। z के अंदर स्टोर होने का मतलब इसके अंदर क्या आ गया? कर दिया। अगली स्टेटमेंट प्रिंटफ या आउटपुट स्टेटमेंट, उसमें अपन क्या काम कर रहे हैं? आउटपुट करवा रहे हैं। पहले ये चीज इससे कंट्रोल होगी कि वो वैल्यू इंटीजर की श्रेणी में आती है या नहीं आती। इसकी वैल्यू z है, 30 इंटीजर की कैटेगरी में आता है या उसकी पर्टिकुलर रेंज के अंदर आता है, तो इसका मतलब वो इस कंट्रोलिंग आर्गुमेंट से डायरेक्ट आउटपुट हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं अपन डायरेक्ट z की वैल्यू अपनी इंप्लीमेंट हो जाएगी, या यहाँ पर असाइन हो जाएगी। उसको अपन ने z का आउटपुट कर दिया, यानी कि अपने पास रिजल्ट आ गया 30। अपन ने 10 और 20 दो वैल्यूज दी थी, उन दोनों को ऐड करके 30 रिजल्ट अपने पास आ चुका है। तो इस प्रकार से फंक्शन क्या होता है? अगर अपन अब इसकी परिभाषा को एक बार दोबारा दोहराएं कि फंक्शन एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक होता है। ये इसका ब्लॉक हो गया, यहां से यहां तक पूरा पूरा ही ब्लॉक हो गया। जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, उद्देश्य इसका क्या है? दो नंबर्स को जोड़ना। इस उद्देश्य के लिए अपन ने इसको अप्लाई किया है सी लैंग्वेज के अंदर। किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपन प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। हमेशा कोई भी फंक्शन हो, जब भी अपन उसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट होने के बाद, इंप्लीमेंट होने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन कंप्लीट होने के बाद अपने को एक रिजल्ट प्रदान करता है। अब ये अपने लिए एक तरीके से बॉडी हो गया। अब जब भी चाहे अपन, अपने को ये पूरा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अपन दो नंबर्स को ऐड करना चाहेंगे तो अपन सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और कॉल करते टाइम अपने को दो इंटीजर वैल्यूज देनी पड़ेगी। उन इंटीजर वैल्यूज को ये जोड़ेगा, तीसरे मेमोरी स्पेस में डालेगा और तीसरे को आउटपुट कर देगा। इस तरीके से अपन किसी भी फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। ये अपना फंक्शन का डिक्लेयर एंड डिफाइन हो गया। देखो एक चीज इसमें और भी है, अपन समझ सकते हैं। जैसे ये फंक्शन में से मैं कुछ चीजें हटा, जैसे मैंने ये हटा, एक बार अपन इसको फिर से पुरानी कैटेगरी में लेके आते हैं। इसके अंदर मैंने यहां लिख दिया रिटर्न z। एक चीज चेंज की, यहां मैं प्रिंट कर रहा था, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया? रिटर्न z। मतलब z में क्या चीज है? रिजल्ट, x और y का एडिशन, और वो रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने का मतलब लौटा रहा है किसी दूसरे फंक्शन को जहां पर अपन ने फंक्शन को कॉल किया। तो अब जब अपन इसको यूज करेंगे तो यहां वॉइड नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? z जो है वो किस तरीके की वैल्यू है? इंटीजर है। तो इंटीजर इसका रिटर्न टाइप हो गया। यहां जब अपन इसका लिखेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे, तो हमेशा इस तरीके से करेंगे, int ऐड। अगर ये फ्लोट होता, मतलब z वैल्यू फ्लोट होती, तो यहां पर लिखते फ्लोट। अगर ये कैरेक्टर होती तो यहां पर लिखते कैरेक्टर। इस तरीके से जो पहला एलिमेंट है रिटर्न टाइप, वो हमेशा क्या बताता है कि वो वाला फंक्शन रन होने के बाद अपने को क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसका टाइप, अगर नहीं कर रहा है तो सिंपली वॉइड अपन लिखते हैं। ये इसके अंदर ध्यान में रखने की बात है। तो ये अपना फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन पार्ट हो गया। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं।